नमस्कार है ना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आई है। यहाँ पर ये जो आर्टिकल इसको आप लोग देख सकते हो, इसमें साफ साफ ये लिखा है कि मॉर्गन स्टैनली जो है उसने इंडिया की रेटिंग को बढ़ा के ओवरवेट कर दिया है, और वहीं चाइना की जो रेटिंग है इसको घटा के आप लोग कह सकते हो कि इक्वल वेट कर दिया है ना। ओवरवेट अगर ऐसे सुना जाए तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव टर्म लगता है, मोटापे की बात हो रही है ऐसा लगता है। लेकिन इस चीज़ में मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो ओवरवेट की रेटिंग है इंडिया को जो मिली है, ये काफी ज्यादा एक पॉजिटिव न्यूज है, आप लोग कह सकते हो इस चीज के बारे में। कैसे, मैं आगे आप लोग को पूरा इसके बारे में बताऊंगा ये होता क्या है। बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों में ये मैं पूरा आप लोग को समझा दूंगा। अभी ये जो चीज है ना, इस चीज को ऐसे समझो, चाइना का जैसे रेटिंग है, जैसा मैंने कि बताया आप लोग को, मॉर्गन स्टैनली ने कम कर दिया पहले से, इंडिया का बढ़ाया है। और इसके अलावा अगर यूएसए का भी देखोगे ना आप लोग, तो हाल में ही फिच करके एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसने भी यूएसए की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड की है। ट्रिपल ए प्लस रेटिंग हुआ करती थी, अब इसको डबल ए प्लस कर दी है। और ये शो करता है कि जो यूएसए की हालत है इकोनॉमी की, वो पहले के मुकाबले थोड़ी बहुत वीक हुई है हाल में। कहने का मतलब ये है कि चाइना हो गया, यूएसए क्या हो गया, ये हाल की जो सिचुएशन है उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी में थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हो जो कॉन्फिडेंस है वो कम हुआ है। और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखो ना, तो इतनी टफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होने के बावजूद भी इंडिया के जो आप लोग कह सकते हो रेटिंग एजेंसीज है, वो इंडिया की क्रेडिट बढ़ाती जा रही है, इंडिया की रेटिंग बढ़ाती जा रही है। इसका मतलब है इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर्स द्वारा। तो क्या है ये पूरा इशू, क्या है ये पूरा मामला, ओवरवेट, अंडरवेट, इक्वल वेट, ये मैं बताऊंगा आप लोग को अच्छे से इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले तो देखो होता क्या है ना, कुछ लोगों के पास यानी कि इन्वेस्टर के पास जो पैसा होता है उसका सरप्लस पड़ा होता है। ये पैसा वो कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके बदले में थोड़ा बहुत उनको इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट जो है वो कमाने को मिले इस पैसे के ऊपर। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे लोगों का ग्रुप होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं आप लोग कह सकते हो जिनको इन पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन करना है, इस तरीके के बाकी लोग भी हो गए। इवन की कंट्रीज भी जो होती है उनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है अपने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने के लिए, या बाकी भी सुविधा जो है लोगों को देने के लिए। ये जो लोन है, ये जो पैसा है, ये डिमांड करती हैं। और इन दोनों ही तरीके के लोगों का एक प्लेटफॉर्म में आना जरूरी है, ताकि दोनों ही लोगों का फायदा हो सके और ऐसे में कुछ गलती ना हो जाए। यानी कि ये जो इन्वेस्टर्स है ये किसी ऐसे लोगों को ऐसी जगह पे पैसा ना अपना दे दे, उसके बाद इनको रिटर्न तो भूल जाओ, इनका जो पैसा है वो भी डूब जाए। इसीलिए जो एनालिस्ट होते हैं वो पूरा आप लोग कह सकते हो कि जो इकोनॉमीज होती हैं, सारी बहुत जो सिचुएशन होती है उसको एनालाइज करती हैं, और वो इनको फिर सजेस्ट करती हैं कि आप इस जगह अपना पैसा डालो, यहाँ पर आप लोग को अच्छा पैसा रिटर्न में मिलेगा, अच्छा आप लोग का प्रॉफिट होगा और पैसे डूबने के आपके चांसेस नहीं हैं। ये काम होता है मार्केट एनालिस्ट का। और मॉर्गन स्टैनली ऐसे तो एक ब्रोकरेज फर्म है जो लोगों से इन्वेस्ट कराता है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत कमीशन जो है वो कमाता है। वन ऑफ द टॉप लार्जेस्ट जो ब्रोकरेज फर्म है उनके लिस्ट में ये आता है, आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को। और लेकिन यही जो इन्वेस्टमेंट कराने के लिए ये अपने एनालिस्ट रखता है। इसके एनालिस्ट जो है वो इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं कि आप यहाँ पर ये इन्वेस्ट करो और यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इसी एनालिसिस के लिए आप लोग कह सकते हो कि इन लोगों ने, मॉर्गन एंड स्टैनली ने, एक इंडेक्स बनाया है। इमर्जिंग मार्केट जो होती हैं वो आप लोग को पता होगा कि उन कंट्रीज का नाम है जो कि अभी के टाइम पे इमर्ज हो रही हैं। ये एक डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होता जा रहा है, और आने वाले टाइम में ये भी एक डेवलप्ड कंट्रीज बन जाएंगी। तो जिनका ग्रोथ आप लोग कह सकते हो ज़्यादा है ना, उनको कहा जाता है इमर्जिंग मार्केट। यहाँ पर सारी इमर्जिंग मार्केट है, इनके नाम है, आप लोग देख सकते हो। इंडिया भी आप लोग को मिलेगा, चाइना भी इसमें आप लोग को मिलेगा। तो इमर्जिंग मार्केट का जो परफॉर्मेंस है उसको आप लोग कह सकते हो मापने के लिए कि इमर्जिंग मार्केट कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर भी रहे हैं कि नहीं। ये मॉर्गन एंड स्टैनली जो है इसका एक अपना इंडेक्स है पूरा। इसने जितने भी कंट्रीज है इमर्जिंग मार्केट में, आप लोग कह सकते हो उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से, जीडीपी है उसके हिसाब से, जो उनके यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको एक वेटेज दे दिया। और ये वेटेज दे के इन लोग ने कॉमुलेटिव एक इंडेक्स बना दिया है, जिसको आप लोग मॉर्गन एंड स्टैनली का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है वो कह सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टॉप की जो कंपनीज है इनने वो भी उठाया है इमर्जिंग मार्केट से, उनका भी एक इंडेक्स बना लिया है। इसमें आप लोग को रिलायंस मिलेगा, आईसीआईसीआई मिलेगा, इंडिया की इन जो कंपनीज का यहाँ पर नाम मिल जाएगा। और बाकी लंबी लिस्ट देखोगे तो आई एम श्योर वहाँ पर और भी ज़्यादा आप लोग को नाम जो है वो देखने को मिल जाएगा। फिर कंट्रीज को भी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया थोड़ा बहुत इनने वेटेज दे दिया, और इसके हिसाब से
जो पूरा ये इंडेक्स है ये बताया है, और इसके अनुसार ये बताता है कि इमर्जिंग मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनका अपना कुछ कैलकुलेशन होता होगा जिसके अकॉर्डिंग इनने जो ये वेटेज है वो दिया है। इसमें जो सेक्टर्स होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर्स, ये बाकी भी जो सेक्टर्स है उनका कंट्रीब्यूशन सब मिला के ये जो वेटेज है अपनी इनकी मेथोडोलॉजी जो है उसके अनुसार इन लोग ने ये दिया है। इंडिया का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो इस साइड वाला है ना ये वेटेज है जो कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ मॉर्गन एंड स्टैनली ने दिया है। इंडिया का यहाँ पर कितना वेटेज है, 14% से थोड़ा सा ज़्यादा। और चाइना का भी अगर यहाँ पर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ये तो वो चीज़ होगी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया जो मॉर्गन एंड स्टैनली ने एवरेज करके दे दिया है डिफरेंट जो कंट्रीज है उनको, कि इनका इतना वेटेज हम लोग देखेंगे, चाइना का इतना देखेंगे, ताइवान का इतना देखेंगे। बिल्कुल जैसे इंडिया में निफ्टी 50 होता है ना, जिसमें 50 कंपनीज जो टॉप की कंपनीज है इंडिया में उनको उठाया गया है अलग अलग सेक्टर से, और उसका जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे पूरे निफ्टी 50 का जो आप लोग कह सकते हो रिजल्ट आता है, उसके अनुसार पूरा बता दिया जाता है कि इंडिया में जो मार्केट है वो अप जा रहा है या नीचे जा रहा है। एक तरीके का निफ्टी 50 पूरे इंडिया की मार्केट का इंडिकेटर है। वैसे ही आप लोग कह सकते हो कि ये जो वेटेज दिया गया है इसके अनुसार जो भी रिजल्ट आता है अप जाता है या डाउन जाता है पूरे इमर्जिंग मार्केट का इंडिकेटर होता है। तो ये तो वेटेज जो वो है जो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया जो मॉर्गन स्टैनली ने एक बार दे दिया है, इसको बार बार चेंज नहीं करता है। इससे हम लोग को क्या पता चलेगा, इसका जो क्यूमुलेटिव होगा उससे पता चलेगा कि इमर्जिंग मार्केट में डेवलपमेंट हो रही है, उसमें ग्रोथ हो रही है, किस पेस पे हो रही है, बहुत तेजी से ये हो रही है या बहुत धीरे से ये हो रही है। तो ये सब चीज़ें इससे पता चलेंगी। लेकिन मेरे को ये बात बताओ, अगर आप लोग मान लो अचानक से कोई कंट्री बहुत तेजी से इसमें ग्रो करने लगे तो उसके बारे में इससे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। कि अगर आप लोग देखो तो ये जो इंडेक्स है इसमें तो पहले से ही एवरेज दे रखा है, इंडिया का, चाइना का, ये सब फिक्स है पहले से। तो कोई कंट्री अगर इससे तेजी से ग्रो करने लगे तो उसका जो सिर्फ इतना देख के आप लोग नहीं बता पाओगे कि कौन सी कंट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है इसी इमर्जिंग मार्केट में, कौन सी नहीं। इसीलिए मॉर्गन स्टैनली क्या करता है कि कुछ महीनों के अंतराल में जो शॉर्ट टाइम का इवोल्यूशन होता है वो भी करता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर इनको अलग आप लोग कह सकते हो परसेंटेज या शेयर, जितनी भी डेवलपमेंट है इमर्जिंग इकोनॉमी की उसके अनुसार जो शेयर है वो देता है। यानी कि पूरा 100 रुपए का आप लोग कह सकते हो जो ग्रोथ है इमर्जिंग इकोनॉमी में ने दिखाया है, तो उसमें से कितना ग्रोथ जो है वो इस पर्टिकुलर कंट्री के थ्रू आया है वो ये बताता है कुछ महीनों के अंतराल में। ये वाला तो है, ये तो फिक्स है, जैसे कि इसने फिक्स कर दिया, ये बहुत जल्दी नहीं चेंज होता है, बहुत टाइम बाद कभी इसका चेंज करने का मन करेगा तो ये करेगा, नहीं तो ये फिक्स है। लेकिन ये जो है ना ये कुछ महीनों के अंतराल में होता है, और इसी चीज को देख के पता चलता है कि जिस कंट्री का एक पर्टिकुलर वेटेज है इस इंडेक्स में, उस वेटेज के कंपेयर में ये ज्यादा डेवलप कर रहा है या उससे कम डेवलप कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंडिया का जो वेटेज दिया गया था वो था 14% के अराउंड, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ हुई है पिछले कुछ महीनों में वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसने बताया है कि जो भी ग्रोथ हुई है इमर्जिंग इकोनॉमीज में उससे 22% का जो शेयर है वो इंडिया से आया है। तो इंडिया का जो शेयर है यहाँ पर छोटे टाइम के लिए बढ़ गया है। इसी चीज़ को जो वेटेज है उससे ज़्यादा डेवलप होने को इसको कहा जाता है ओवरवेट, और ये चीज़ अगर कम होती है ना तो इसको कहा जाता है अंडरवेट। और अगर आप लोग जो कह सकते हो कि वेटेज जितना दिया है उतने ही पेस से डेवलपमेंट होती है, उतने ही पेस से ग्रो कर रही होती है कंट्री, तो इसको कहा जाता है इक्वल वेट। इससे देखो फायदा ये होता है ना, मान लो कोई इन्वेस्टर है उसको पैसा लगाना है अपना, और वो केवल ये देखेगा कि इमर्जिंग मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है, इसलिए हम लोग को जो पैसा है वो इमर्जिंग मार्केट में लगा देना चाहिए। और इमर्जिंग मार्केट में भी वो देखेगा कि चलो चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है, चाइना में हम लोग पैसा लगा देते हैं। लेकिन होगा क्या कि चाइना का जो वेटेज है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो नहीं कर रहा है, उससे कम ग्रो कर रहा है। ऐसे में जो रिटर्न इसको मिलना चाहिए इन्वेस्टर्स को वो नहीं मिलेगा, हो सकता है जो एक्सपेक्टेशन हो इसकी उतना उससे बहुत ही ज़्यादा कम इसको मिले। इसीलिए ये वाला जो इवोल्यूशन है ना, जो हाल के परसेंटेज है, ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प करेंगे। इसको देख के इन्वेस्टर को ये पता चल जाएगा कि चलो इमर्जिंग मार्केट भी ग्रो कर रहा है, और लेकिन इमर्जिंग मार्केट में सारी कंट्रीज जो है वो ग्रो नहीं कर रही, इंडिया अच्छा ग्रो कर रहा है, इसलिए इंडिया में हम लोग को पैसा लगाना चाहिए ना। इससे इंडिया का क्या फ़ायदा है, ये जो रेटिंग की अपग्रेडेशन की गई है मॉर्गन एंड स्टैनली द्वारा, इससे इंडिया का क्या फ़ायदा है इसमें मैं अगर आप लोग को बताऊँ ना, तो ये जो अपग्रेडेशन है, ये ओवरवेट आने का मतलब ये है कि मॉर्गन एंड स्टैनली ये कह रहा है कि इंडिया के जो नॉर्मल ग्रोथ होती थी, जो एवरेज ग्रोथ होती थी, जो कंट्रीब्यूशन होता था इमर्जिंग मार्केट के ग्रोथ में, उससे ज़्यादा इंडिया ग्रोथ कर रहा है। तो एक तो ये चीज़ इसने बताई। दूसरा होता क्या है ना कि जब कोई कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, तेज़ी से ग्रो करती है, तो बाकी इन्वेस्टर्स भी जो होते हैं वो उसी कंट्री में अपना पैसा लगाते हैं।
तो जब ये न्यूज़ देखेंगे, जब इन्वेस्टर्स को इसके बारे में पता चलेगा कि इंडिया जो है वो कंट्री है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो वो भी अपना पैसा आप लोग कह सकते हो इसी में लगाएंगे, जिससे इंडिया में फॉरेन आप लोग कह सकते हो इन्वेस्टमेंट, चाहे एफडीआई हो गया, चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस ज़्यादा है। फ्यूचर में भी हम लोग देखेंगे कि इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट है उनका फ्लो इंडिया में बढ़ेगा। ऑलरेडी ये जो फ्लो है जैसे कि ये इंडेक्स बता रहा है कि हाल में बढ़ा है, और यही ट्रेंड आप लोग कह सकते हो फ्यूचर में भी बना रहेगा। चाइना को इनने दिया इक्वल वेट, ताइवान को दिया इक्वल वेट। चाइना का आप लोग हो सकता है कहो कि इतना ज़्यादा गिर गया 29% से सीधे 19%, उसके बाद भी इक्वल वेट क्यों दिया है? तो इसमें इनका कुछ रेंज होता होगा कि इतना ज़्यादा गिरना चाहिए तभी हम लोग अंडर वेट कहेंगे उसको। वो इनका अपना मैथोडोलॉजी होता है, आप लोग कह सकते हो। थोड़े बहुत से चेंज से ये जो रेटिंग होती है उसको नहीं गिराती या उसको अपग्रेड नहीं करती हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हो। इसके अलावा ये भी कहा गया है इसके द्वारा कि इंडिया जो है वो अपने ट्रैक पे 6.2% की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो अचीव करने में, जो कि इसने पहले प्रिडिक्ट की थी। उसके अलावा जो इसका कारण है, इंडिया के आउट परफॉर्म करने का जो कारण है, उसके बारे में बताते हुए इसने ये कहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो किए गए हैं इंडिया में, जिसका फ़ायदा इंडिया को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा सप्लाई साइड रिफॉर्म किए गए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, पोर्ट वर्स वगैरह का जो डेवलपमेंट होता है वो सब किए गए, जिसका फ़ायदा इंडिया को मिल रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया है, पीएलआई स्कीम का यहाँ पर नाम लिया गया। पीएलआई स्कीम के बारे में आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। इन सब चीज़ों की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इकोनॉमी में, वो देखने को मिल रहा है इंडिया में, ऐसा इसका कहना है। साथ ही साथ इकोनॉमी का जो फॉर्मलाइजेशन है उसका भी बात की गई है कि बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो नहीं है, थोड़ा बहुत इसको कम किया गया है, इकोनॉमी को फॉर्मलाइज की गई है। और इसी चीज़ को आप लोग देखो ना, तो ये देखते हुए ये कहा जा रहा है कि चाइना की जो ग्रोथ हुआ करता था, चाइना का जो इकोनॉमिक बूम हुआ करता था, वो अब पूरी तरीके से ख़त्म होता जा रहा है, और इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी शुरुआत होती जा रही है। ठीक जो चाइना में हुआ था आज से 20, 30, 40 साल पहले, वो अब इंडिया में होने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ ही साथ आप लोग को ये भी बता दूं कि हाल में जो यूएसए की इकोनॉमी में देखा गया है ना, कि वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन के देखते हुए, उसके अलावा जो इस समय इन्फ्लेशन वगैरह है, इन सब चीज़ों को देखते हुए रेपो रेट का लगातार बढ़ाना है जो सेंट्रल बैंक है यूएसए के, उसके द्वारा, उन सब चीज़ों को देखते हुए जो फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने यूएसए की जो रेटिंग है उसको कम कर दिया है। यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये एक आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि यूएसए की जो रेटिंग है उसको AAA से AA+ कर दिया गया है। यानी कि फिच रेटिंग एजेंसी जो है वो ये कह रही है कि यूएसए में पहले जितना रिटर्न मिलता था, अब उतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट पहले जितना सिक्योर था अब उतना सिक्योर नहीं है। हालांकि ये जो रेटिंग है ये अभी भी इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन उसके अपोजिट में अगर आप लोग ये देखोगे ना, तो इंडिया का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, और वही यूएसए का जो ट्रेंड है, चाइना का जो ट्रेंड है, वो डाउनवर्ड है। तो इस समय की जो सिचुएशन है उसमें जाहिर सी बात है हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिलिएंट खड़ी है। सिर्फ रेजिलिएंट खड़ी भी नहीं है बल्कि ग्रो भी कर रही है, जिसका जाहिर सी बात है जो क्रेडिट जाना चाहिए वो हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो एजेंसीज है, सेंट्रल बैंक हो गई या बाकी भी जो एजेंसीज हैं उनको है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।